हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपके अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी अपन अपनी ज्योग्राफी की क्लास पढ़ते हैं। ज्योग्राफी की क्लास में जो पिछले अपन ने पढ़ा है भारत की मिट्टियाँ, और भारत की मिट्टियों में पिछली क्लास में अपन ने ये मरुस्थलीय मृदा के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो भारत के कौन सी दिशा में मिलती है ये मिट्टी? भारत के उत्तर पश्चिम में थार के मरुस्थल वाला क्षेत्र है। और इसका वितरण क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में मिलता है? पश्चिमी पंजाब है, पश्चिमी राजस्थान है और पश्चिमी गुजरात है। ठीक है, तो ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार मिलता है। कल अपन ने इसका विस्तृत रूप में सबसे पहले इसके निर्माण प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। भाई पहले क्या है कि पिछली क्लास के बारे में अवगत करना चाहिए पहले कि अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, अब कौन सी इस क्लास में क्या चीज़ पढ़ेंगे, उससे क्या रिलेटेड है। ठीक है, तो इस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। आगे समझने के लिए पिछली क्लास को समझने एक तरह और उससे जोड़ना महत्वपूर्ण होता है समझने के लिए। ठीक, तो कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है और आगे एक श्रृंखला बन जाती है अध्ययन की। तो अध्ययन की श्रृंखला बना करके अध्ययन करना अधिक सुगम कार्य होता है, सरल होता है और समझने में दिक्कत नहीं आती। आगे इसी प्रकार से भारतीय मृदाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अगली मृदा पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले आज पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा यानी कि पहाड़ी ढलानों पर पाई जाने वाली जो मृदा होती है वह इसी प्रकार की पर्वतीय मृदा होती है। और इस मृदा में का निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार की है, इसका वितरण कहाँ मिलता है, इसका उपयोग क्या है और विशेषताएं क्या है। ठीक, तो इसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया समझा दूं मैं आपको कि ये पहाड़ी ढलानी क्षेत्रों में वर्षा के जल के द्वारा जो महीन बारीक मिट्टी के कण घुलनशील होकर जल के साथ में थोड़ा जहाँ पर ढलान कम होता है वहाँ पर निक्षेप क्रिया से बनने वाली मृदा है। ठीक है, तो इसमें चट्टानी कण और मिट्टी के बारीक मुलायम कण मिश्रित अवस्था में मिलते हैं। और ये ढलान वाले क्षेत्रों में यानी पर्वत पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्रों में इनका निक्षेप होता है और निक्षेप पतली परत के रूप में मिलता है। ठीक, तो निर्माण प्रक्रिया। निर्माण किस तरीके से होता है? पहाड़ी ढलानों पर वर्षा जल द्वारा मुलायम
मृदा के कण तथा चट्टानी कणों के मिश्रण का निक्षेप है। ठीक है, तो पहाड़ी ढलानों पर वर्षा के जल द्वारा मुलायम मृदा के कण और चट्टानी कणों का मिश्रण का जो निक्षेप मिलता है उससे बनने वाली जो मिट्टी है उसको पर्वतीय मृदा के रूप में जाना जाता है। अब देखो, इसमें बिल्कुल महीन बारीक मिट्टी के कण और चट्टानी कणों का मिश्रण होता है, इसलिए ये मिट्टी उपजाऊ होती है। ठीक है, इसके बाद में है इसका वितरण क्षेत्र। वितरण क्षेत्र कहाँ पर मिलेगी? अब देखो, पहाड़ी जहाँ पर है, पहाड़ी एक ही स्थान पर थोड़ी है, संपूर्ण भारत में फैले हुए। उत्तरी भारत में हिमालय है, मध्य भारत में क्या नाम से अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, दक्षिण भारत में नीलगिरी है। ऐसे बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो जहाँ जहाँ भी पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ के ढलानी क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी का निक्षेप मिलता है। तो भारत के पर्वतीय ढलानों, ठीक है, जिसमें सारे भारत के पर्वतीय वितरण क्षेत्र आ जाते हैं। और वहाँ पर ढलान वाले क्षेत्रों में जहाँ पर समतल मैदान से वह ढलान क्षेत्र मिलते हैं वहाँ पर इनका निक्षेप अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वहाँ पर समतल मैदान का प्रवेश हो जाता है, ढलान कम हो जाता है और ऊपर से आने वाली मिट्टी और चट्टानी कणों का निक्षेप उस क्षेत्र में जमा होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ढाल कम होता है, इस वजह से। तो वितरण क्षेत्र भारत के पर्वतीय ढलान हो गए। इसका उपयोग क्या है? उपयोग अब देखिए, पहाड़ी ढलानों पर वर्तमान में कौन सी फसल का उपयोग सबसे अधिक हो रहा है उसके बारे में देखो। चाय, कॉफी, कहवा और बागायती कृषि फसलों के लिए ये मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। चाय, कहवा व बागायती फसलों के लिए। अब बागायती कृषि फसलों में चाय, कहवा, इधर से उत्तरी भारत में सेब वगैरह, कितने प्रकार के कृषि फसलों का उत्पादन होता है, तो वह इसी प्रकार की मिट्टी में ही काम आता है। दक्षिण भारत में मसालेदार कृषि फसलों का उत्पादन होता है, इलायची वगैरह, क्या नाम से ये काजू बादाम हो गया, इस प्रकार के जो फसलें हैं
वह इसी प्रकार की मिट्टी में उत्पादन होता है। तो उपयोग में सबसे ज़्यादा ये पहाड़ी ढलानों पर चाय, कहवा और बागायती कृषि फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है ये मिट्टी। इसकी विशेषता क्या है? ये विशेषता है क्वेश्चन बन करके आता है तो सबसे ज्यादा इसी प्रकार से बन करके आता है। या तो कोई क्वेश्चन पूछता है उसका निर्माण प्रक्रिया के बारे में, तो इसका वितरण क्षेत्र के बारे में, या फिर विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो विशेषताएं ये लाल भूरी मिट्टी के रूप में पाई जाती है। यह लाल भूरी मृदा होती है। दूसरी विशेषता इस मिट्टी में मोटे चट्टानी कणों की प्रधानता होती है। इसमें मोटे चट्टानी कणों की प्रधानता होती है। ठीक है, इसमें मोटे चट्टानी कणों की प्रधानता होती है, परंतु महीन बारीक मुलायम मिट्टी का निक्षेप भी, मिश्रण भी इसमें मिलता है, इसलिए यह एक उपजाऊ मृदा है। और दूसरी विशेषता है पहाड़ी ढलानों पर इसका निक्षेप पतली परत के रूप में मिलता है। पहाड़ी ढलानों पर इसका निक्षेप पतली परत के रूप में मिलता है। पतली परत के रूप में मिलता है। ठीक है, इस मिट्टी में जैविक अंश और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें जैविक अंश व खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है और जैविक अंशों भी इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इस मिट्टी का उपयोग बागायती कृषि फसलों के लिए और चाय कॉफी सबसे अधिक उत्पादन इसी प्रकार से इसमें होता है। आगे देखते हैं, इनको नोट करते चलना। और अगली विशेषता है
इस मिट्टी में लौह तत्व की प्रधानता होती है। लौह तत्व सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि जल के साथ चट्टानों का अपर्दन होता है। चट्टानी कण जल के साथ अपर्दित होकर के और जलीय चट्टानी कणों का ही निक्षेप सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इस मिट्टी का रंग गहरा लाल व भूरा होता है। ठीक, तो इसे लौह तत्व की प्रधानता के कारण इस प्रकार का लाल रंग इसमें होता है। और इसकी क्या विशेषता है, इसमें मृत जैविक अंश पाए जाते हैं, जिसमें वनस्पति के फूल पत्तियां वगैरह। और पहाड़ी क्षेत्रों में तो वैसे ही वनस्पति सबसे अधिक होती है, तो वनस्पति अधिक होने के कारण इसमें फूल पत्तियां, कोमल टहनियाँ वगैरह जल के साथ सड़ गल करके और उसके जो घुलनशील अवशेषित अंश हैं वे आगे की ओर जल के साथ प्रवाह कर जाते हैं और मिट्टी के साथ उनका भी एक तरह से अंश जमा हो जाता है। उनको जैविक अंश बोलते हैं। ठीक, तो वनस्पति अंशों की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार की ये विशेषताएं हैं और विशेषताओं से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो इनको जरूर आप लोग नोट कर लेना और एक एक करके आप लोग समझते हुए चलना। भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो हिमालय क्षेत्र है, इसमें इसी प्रकार की मिट्टी का निक्षेप मिलता है। राजस्थान में अरावली, इसके ढलान क्षेत्रों पर, मध्य भारत में विंध्याचल सतपुड़ा क्षेत्र में और दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों की ढलानों पर इसी प्रकार की मिट्टी का निक्षेप मिलता है, जो कि मैंने निर्माण प्रक्रिया के बारे में, इसके वितरण क्षेत्र के बारे में, उपयोग के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में आपको नोट करवा दिया है, समझा दिया है। अच्छी तरह से समझते हुए आप नोट कर लेना। ठीक है, अगली मिट्टी है वह है दलदली मिट्टी। दलदली मृदा, दलदली मृदा यानी कि कहाँ पर पाई जाती है, कैसे बनती है, इसका उपयोग क्या है और क्या विशेषताएं हैं, इस प्रकार से समझते हुए पढ़ना। आप लोग बने रहें और इस चैनल के माध्यम से आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी, चाहे वो परीक्षा से संबंधित हो, प्रैक्टिकल से संबंधित हो, असाइनमेंट से संबंधित हो, मिड टर्म टेस्ट से संबंधित हो और कॉलेज में चलने वाली प्रक्रियाएं और क्लासों के बारे में और कंपटीशनों से संबंधित पढ़ाई के साथ साथ में आप लोगों को कंपटीशन के लिए भी तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बने रहें और अधिक से अधिक बच्चों को ये शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। नई अपडेट इसी वजह से मिलती है जब आप लोग इसको सब्सक्राइब या शेयर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहें। दलदली मृदा भारत में कहाँ पर
बनती है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि नदियाँ अपने मुहाने पर, मुहाना किसको बोलते हैं, नदियों का मुहाना, अंतिम अवस्था में नदियां जब समुद्र में गिरती है, उस समुद्र के गिरने, उसके तटीय क्षेत्र का जो भाग होता है नदियों का, उसको नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक है। और उस नदियां अपने मुहाने पर अपने साथ में लाए हुए बिल्कुल महीन बारीक मुलायम मिट्टी के कणों को जमा करना प्रारंभ कर देती, और उसके मुहाने पर उनके ढेर विकसित हो जाने के कारण उसकी धारा में अवरोध उत्पन्न होकर के उसकी धाराएं अलग अलग भागों में विभक्त हो जाती है और छोटे छोटे ढेर विकसित हो जाते हैं। जल में अधिक समय तक रहने के कारण वहाँ पर दलदल पैदा हो जाता है। उस मिट्टी को, उस दलदल से बनने वाली मिट्टी को डेल्टाई मिट्टी या दलदली मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो निर्माण प्रक्रिया देख लो, नदियों के मुहाने पर मुलायम मृदा के जमा होने से बनती है। ठीक है। यानी कि मुहाने पर ये अपने साथ घुलनशील महीन बारीक मुलायम मिट्टी के ढेर जमा हो जाते हैं, जिससे अवरुद्ध होकर के इसकी अलग अलग धाराएं विभक्त हो जाती है। एक विस्तृत क्षेत्र में ढेर बन जाते हैं लंबे समय तक जमा होते रहने से। तो इस प्रकार की जो मिट्टी मिलती है वो इसकी निर्माण प्रक्रिया है। भारत के कौन से क्षेत्र में इसके वितरण क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी मिलती है। भारत के उत्तर पूर्व में इसका वितरण पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में है। ठीक है। तो भारत के उत्तर पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी का निक्षेप मिलता है। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुगली वगैरह इस प्रकार की जो नदियां हैं उनके मुहाने पर ये मिट्टी मिलती है। दलदल के रूप में विस्तृत है, बिल्कुल महीन बारीक मुलायम मिट्टी के कण इसमें पाए जाते हैं और अधिक समय तक जल में रहने के कारण ये एक दलदल के रूप में
परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसकी उपयोगिता इसका कृषि में कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर केवल दलदली ही पौधे ही उग पाते हैं, जिसमें सुंदरी के वृक्ष एक दलदली पौधा है। सुंदरी का वृक्ष एक दलदली पौधा है, उसकी प्रधानता मिलती है। भारत में सुंदरी नामक दलदली पौधों की प्रधानता होने के कारण इस दलदल को, इस डेल्टा क्षेत्र को सुंदरी वन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरी वन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ लेना, भारत के इस क्षेत्र में है, यहाँ पर बांग्लादेश और उड़ीसा वाले क्षेत्र में है। तो ये निर्माण प्रक्रिया देख ली, इसका उपयोग देख लिया, वितरण क्षेत्र देख लिया और विशेषताएं देख ली। इसकी और विशेषता इस प्रकार से है कि ये गहरे स्लेटी रंग की होती है। यह स्लेटी रंग की होती है। ठीक है, और इसमें मजबूत चट्टानों का अभाव है और इसमें मुलायम मृदा के कणों की प्रधानता है। इसमें जैविक व भौतिक कण पाए जाते हैं। उपजाऊ मृदा है, परंतु कृषि में इसका उपयोग नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझते हुए पढ़ना, इनको नोट करना आपके नोटबुक में, और क्लास को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद। आगे भी अपन इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे, आप नोट करते रहना, डायग्राम से समझते हुए एक एक चीज को पढ़ना है। आज अपन ने पर्वतीय मृदा के बारे में पढ़ा और दूसरी अपने कौन सी दलदली मृदा के बारे में पढ़ा। तो ये मिट्टियों का चैप्टर अपना समाप्त हो गया है।
अब अपन भारत की अपवा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अपवा तंत्र क्या है, यानी जल प्रवाह तंत्र। ठीक है, तो शुरू से पढ़ेंगे, स्लो स्पीड में पढ़ेंगे। स्लो स्पीड में पढ़ने का ये कारण है कि आप लोग साथ के साथ नोट करके चलें। ठीक है, धन्यवाद।